आपने अभी तक रजिस्टर किया कि नहीं? जी हाँ, राष्ट्रवादियों का महाकुंभ इस साल वापस आ रहा है, और बड़ा और बेहतर और 100 से ज़्यादा आपके पसंदीदा वक्ताओं के साथ। इस कार्यक्रम की सारी डिटेल आपको नीचे दिए गए लिंक में मिल जाएगी। और यदि आप इस कार्यक्रम में आने में असमर्थ हैं तो आप इस कार्यक्रम में सहयोग दे के इसको सफल बना सकते हैं। इस कार्यक्रम को आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है, और सहयोग से ही एक हिंदू इकोसिस्टम खड़ा होगा। कुछ स्पीकर्स जो आपको सुनने को मिलेंगे, जैसे आनंद रंगनाथन, विष्णु शंकर जैन, मीनाक्षी जैन जी, भाऊ तोड़सेकर, टी राजा सिंह, अनुपम मिश्र और कई और वक्ता जो सनातन धरोहर के लिए काम कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए और डोनेट करने के लिए नीचे लिंक दिए हुए हैं, और आप सपोर्ट के लिए क्यूआर भी स्कैन कर सकते हैं। अच्छा साहब, ये बताएं कि नीतीश कुमार जी ने आज टोपी पहनने से क्यों मना कर दिया? साहब, ये सीएम और पीएम जेल जाएं तो उनका पद नहीं रहना चाहिए। मैं कांग्रेस को क्या ऑब्जेक्शन है? मेरी और समझ क्यों के है? बाहर है, मैं एकदम समझ के बाहर है। बताइए, इस देश में एक ऐसा भी कानून का संशोधन हुआ है जिसमें प्रधानमंत्री ऐसा कानून लेके आती है कि हमारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल सकता। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ गए हैं अनुपम मिश्रा जी, और अनुपम मिश्रा जी के पास आज कई रोचक संस्मरण भी हैं। उनसे बात करेंगे इसके बारे में। कौन से रोचक संस्मरण है? ये क्या मेरे नाम पे आप घोषणा कर रहे हैं? क्या रिकॉर्डिंग के पहले की गई कोई बात रिकॉर्डिंग के दौरान नहीं दोहराई जाएगी। तो जो जो है सो तो है, क्योंकि बाकी देश विदेश के प्रश्नों को छोड़ के मैं आता हूँ आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक स्वनाम धन्य जज साहब, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी जज बने हैं, और बाद में जाके भारत के विरोध में उन्होंने ब्रिटेन में जाके एविडेंस भी दी, जिसको लेके ब्रिटेन जजेस ने कहा कि ये कैसे भारत के जजेस हैं जो इस तरह की एविडेंस देते हैं। तो साहब, बड़े दिल फेंक महाशय हैं जो ये लिख रहे हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप भी चाहें तो ना लें। हालांकि मैं बता देता हूँ कि साहब डायनेस्ट हैं, उनके दादाजी होम मिनिस्टर थे, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, उनके पिताजी हाई कोर्ट के जज थे, फिर वो स्वयं जो है वो मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे, और उसके बाद फिर वो बन गए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जहाँ अजीब अजीब तरह से हरकतें करते थे। फिर बाद में एक बार वो जो बैठा करते थे रंजन गोगोई जी के साथ में, जस्टिस गोगोई के साथ में, तो उनको धमकाया करते थे। बाद में जब वो रिटायर हो गए तो जस्टिस गोगोई ने उनको अपने कोर्ट रूम में खड़ा कर दिया। तो आज उन्होंने एक नुस्खा बताया कि भाई कि जो कोई भी लेडी वकील मुझको आंख मार देती थी कोर्ट में, मैं उसको फेवरेबल ऑर्डर देता था। तो क्या इस बात की तायीद इलाहाबाद हाई कोर्ट से की जा सकती है? देखें, ये थोड़ा सा एक दुर्भाग्य है कि जिन जज साहब की बात हो रही है, उन्होंने अभी रिटायरमेंट के बाद बहुत ढेर सारे ऐसे समय समय पे ट्वीट्स कर डाले, और जिसके चलते वो काफ़ी विवाद में भी रहते हैं, पर वो परवाह नहीं करते हैं। लेकिन जब तक वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में थे तो साहब वो अपने बड़े स्पीडी जस्टिस के लिए जाने जाते थे, और बड़ा फास्ट डिस्पोजल था। इतना मतलब मैं आपको बताऊं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में लोग अपना केस लिस्ट नहीं करा पाते, लिस्ट हो जाता है तो टेकअप नहीं हो पाता है, पर साहब वो पूरा फ्रेश भी निपटा देते थे, लिस्ट भी निपटा लेते थे, और ये सब लंच के पहले कर डालते थे, और कभी उनके ऊपर बेईमानी का कोई आरोप नहीं मतलब लगा। दिमाग नहीं लगाते थे तभी तो निपटा लेते हो। नहीं, ऐसा नहीं, ही वाज शार्प, ही वाज रियली शार्प, काफ़ी शार्प थे, और अच्छे जज थे। और उनको बल्कि एक आध बार मैं आपको बताऊं कि किसी कारण से उनको चीफ जस्टिस सेकंड अपील में बैठा दिया, तो बीच में किसी ब्यूरोक्रेट के उन्होंने बड़ी बेइज्जती कर डाली थी, और फिर वो मामला धीरे धीरे पीएमओ तक पहुंच गया, और फिर पीएमओ से वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे गया, वहां से होते हुए आया, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनको सेकंड अपील में बैठा दिया। तो उसके बाद साहब बार के तमाम लोग चीफ जस्टिस के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा कि आप इतने अच्छे जज को
सेकंड अपील में नहीं बैठा सकते, आप उनको फ्रेश में लाइए। और फाइनली उनको प्रॉपर बेंचेस दी गई और जब तक रहे और काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने। हाँ, लेकिन इसमें भी दो राय नहीं है कि जब से वो रिटायर हुए तब से इस तरह की बातें करने लगे हैं और इस तरह के उन्होंने एक दो नहीं सैकड़ों ट्वीट और सैकड़ों वार्तालाप कर डाले हैं, जिसकी वजह से मैं देखता हूँ कि उनके जो ब्रदर जजेस हैं वो बड़े एम्बैरस फील करते हैं और उनके जो जूनियर जजेस हैं, पीपल हु आर स्टिल इन जुडिशरी, जो अभी भी जज है, जो अभी बैठे हुए हैं, तो वो सब जो बड़े एम्बैरस फील करते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हैं। लेकिन वो हमेशा से एक मैवरिक टाइप जज रहे हैं, कभी उन्होंने किसी की बात सुनी उनी नहीं। और पहले सुनने की उन्होंने जरूरत ही एक क्या बार थी? जब फर्स्ट फैमिली से डायरेक्ट रिलेशन हो तो ये सुनने की जरूरत क्या है साहब? हाँ, फर्स्ट उनके फैमिली के चाचा यहाँ पे विधायक भी रहे हैं तो जैसे वही चलता नहीं, चाचा विधायक है हमारे, एक मीम नहीं चलता, तो उनके चाचा विधायक भी रहे हैं, जज भी रहे हैं, तो ये सब रहा है। और लेकिन बढ़िया काम करते थे। ही वॉज ए वेरी गुड जज इन फैक्ट। मैंने तो उनके कोर्ट में बहुत ढेर सारे अपीयरेंसेस किए हैं और मैं कह सकता हूँ कि वॉज ए वेरी गुड जज। लेकिन हाँ, जब से वो रिटायर, अच्छा वो मैवरिक रहे हमेशा। शुरुआत पे उन्होंने ही स्टार्टेड विद कम्युनिज्म। पहले वो बड़े वामपंथी का होने का उन्होंने प्रयास किया, वो बहुत सफल नहीं रहा। फिर उन्होंने अच्छा कई बार विवादास्पद रहे, जज रहते भी विवादास्पद रहे, क्योंकि वो जो भी चाहते थे, वो जिसको भी चाहते थे, जैसे भी चाहते थे बोल डालते थे। तो बड़े बेलौस रहे। तो ठीक है, जब वो जुडिशरी में थे। देखिए साहब, तो जब मेरी बात फर्स्ट सुने, फैमिली का हाथ हो, अलाउ मी टू कंप्लीट फर्स्ट सीपी फैमिली का साहब। हाथ हो लेकिन तो कुछ भी कर सकते हैं ना। नहीं नहीं, मेरी बात सुने ना, फर्स्ट फैमिली वगैरह तो ठीक है, लेकिन ही वाज वन ऑफ दोज जजेस जिनके ऊपर बेईमानी का, जिनके ऊपर पक्षपात का आरोप नहीं लगा और जो बहुत ही शार्प जजेस में माने जाते थे, जिनकी कानून की समझ बड़ी अच्छी थी। अब वो अलग है कि साहब कुछ अपना उनका एक मैवरिक अंदाज उस समय भी था, उस समय भी उनका एक मैवरिक अंदाज था। मुझे यहाँ पे याद है, यहाँ पर एक संस्कृत पर एक गोष्ठी हुई थी, उसमें वो बुलाए गए थे, उसमें उन्होंने जाके संस्कृत को ही ऊटपटांग कह दिया था और उसके बाद वहाँ इनका इतना विरोध हो गया कि उनको गोष्ठी छोड़ के निकलना पड़ा वहाँ से। तो इस तरह की हरकतें वो पहले भी करते रहे हैं और कोर्ट के अंदर भी बोलते रहे, कोर्ट के बाहर भी बोलते रहे। लेकिन एज अ जज ही वॉज गुड। मैं इसको बहुत, बल्कि आप इसको बात को जुडिशरी में किसी से भी पूछ लें, एक जज के तौर पे शार्प थे, फास्ट थे और अच्छा काम किया। चलिए साहब, नाम के पीछे काटजू लगा है, कश्मीरी हैं, रिश्तेदार हैं नेहरू फैमिली के, फिर तो 100 खून माफ है साहब। ये तो जमाना ही अलग है। चलिए आप भी कह लीजिए। नहीं, ये बात सच है, ये बात है, कश्मीरी पंडित हैं और इसमें भी दो राय नहीं है कि इनका अपना भले ना रहा हो, पर इनके परिवार का गांधी परिवार से भी टच रहा है और इसके चलते जो आप चाहे 7 खून माफ कह लें या कुछ भी कह लें, मैंने 100 हकीकत ये खून कि बोला साहब, 7 नहीं बोला। अच्छा 100 खून। और बाकी तो ये है कि ये भी सही है कि अगर शायद उस परिवार से नहीं आते तो जज बनना भी मुश्किल होता। लेकिन एज अ जज जो उन्होंने अच्छा किया, देखिए थोड़ा सा ये एक है, सीधे ब्लैक एंड व्हाइट में किसी के भी कैरेक्टर को नहीं देख सकते हैं। एज अ मतलब आज की तारीख में जिस तरह की बातें वो करते हैं, जिस तरह की बातें महिलाओं को लेकर करते हैं, जिस तरह के कमेंट्स और ट्वीट वो करते रहते हैं, जिस तरह वो महिलाओं से ओपनली फ्लर्ट करने के प्रयास करते हैं, मैंने कहा ना कि वो अपने आप में थोड़ा परेशान करने वाला। और तो और वो जो इस समय सिटिंग जजेस हैं, ये उनको बहुत एम्बैरस करता है कि यार इनका हम क्या करें बताइए, चीफ जस्टिस रहे हैं और इस तरह की बातें करते हैं। तो वो सब बड़े परेशान हो जाते हैं, इनमें बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन अब क्या करा जाए, जो है सो है। अच्छा साहब, ये बताएं कि नीतीश कुमार जी ने आज टोपी पहनने से क्यों मना कर दिया? अब क्या बताया जाए भाई साहब, नीतीश कुमार, अगर आज यही बात 3 साल 4 साल 5 साल पहले हुई होती तो फिर ये बहुत बड़ी खबर होती। लेकिन नीतीश कुमार किसी के पिता की मृत्यु पे जाते हैं और जो व्यक्ति उन्हें ले जा रहा है उसी के ऊपर फूल चढ़ा देते हैं। नीतीश कुमार नीतीश कुमार ऐसी बहुत ढेर सारी हरकतें कर चुके हैं कि जिसके चलते इस हरकत को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे पाएंगे, हम लोग चाह के भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उसको आप मोदी से नहीं कंपेयर कर सकते ना, क्योंकि मोदी ने जो कुछ किया वो एक बड़ा कॉन्शियस कॉल था। लेकिन नीतीश कुमार आपने देखा है कि वो किस तरह की बातें करते हैं और किस तरह की हरकतें करते हैं। तो इधर आई जस्ट डोंट नो। आपने देखा है कि वो नीतीश कुमार अपनी याददाश्त को लेकर और अपने स्वास्थ्य को लेकर और अपनी हरकतों को लेकर पिछले 2 साल से इतना ज्यादा चर्चा में रहे हैं
कि आप ये नहीं कह सकते कि जो आज उन्होंने टोपी पहनने से इनकार किया है वो उसी आधार पे किया है जिस पे नरेंद्र मोदी ने किया था, कि उन्होंने टोपी को टोपी ही समझा, कि उन्हें मालूम ही नहीं कि वो क्या कर रहे थे। आइए थोड़ा चर्चा कर लेते हैं देश के विदेश के विषयों की। तो कोई एक सवाल ये आदमी को है तो बैलेंस करना पड़ेगा ना संजय सर। बाबा ये बताएं कि साहब ये सीएम और पीएम जेल जाएं तो उनका पद नहीं रहना चाहिए, मैं कांग्रेस को क्या ऑब्जेक्शन है मेरी और समझ क्यों के है? बाहर है, मैं एकदम समझ के बाहर है। कल मैं अपने चैनल पे भी ये कह रहा था कि भाई कांग्रेस सत्ता में कहाँ है। भाई सुखविंदर सिंह सिद्धू, देख सुखविंदर सिंह सिक्खू एक भाजपा में उसमें कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं हिमाचल में, उन पे कोई मुकदमा नहीं है। उसके बाद ये तेलंगाना में रेवंत रेड्डी पे कोई मुकदमा नहीं है। कर्नाटक में सिद्धारमैया पे जो मुकदमा है वो ईडी से पीछा सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा दिया। अब सिद्धारमैया की सरकार सिद्धारमैया की जांच कर रही, उनको कोई खतरा नहीं है। तो उसके बाद जो कुछ खतरा होता है भाजपा पे ही आता है। तो ममता बनर्जी परेशान हो, समझ में आता। कांग्रेस क्यों इतना ज्यादा परेशान है, मेरी एकदम समझ गया यार, पहली बात। दूसरी बात, मामूली केसेस की बात नहीं हो रही है, उस केस की बात हो रही है जिसमें 5 साल सजा हो। तीसरी बात, आपको जमानत का पूरा मौका दिया जा रहा है। अगर 1 महीने के अंदर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी आपको जमानत योग्य नहीं समझती तो भैया सरकार तो चलने दीजिए। सरकार तो अब जैसे केजरीवाल अंदर, केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जेल के अंदर से सरकार नहीं चला सकते, दिल्ली सरकार पंगु हो गई। फिर सेंथिल बालाजी वाला आपको मामला याद है, वो रोज साहब तो साहब 241 दिन जेल में रहे पर वो आबकारी मंत्री बने रहे, वो भी छोड़ने को नहीं तैयार। तो जैन के साथ भी लंबे समय तक ऐसा हुआ। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि पूरा जो ये कानून लाया गया है, इसको अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये कह के लाया होता कि भाई ये सरकार चलने देने वाला कानून है, अगर 1 महीने बाद तुम्हारी जमानत आती है तो लौट के बेशर्मी से फिर उसी पद पे बैठ जाओ, तुम्हें कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा है तुमको। तो मतलब सिर्फ इसलिए कि अगर तुम महीने भर से ज्यादा जेल में हो तो तुम्हारा मंत्री पद इसलिए जाएगा कि भाई सरकार चलती रहे, और कोई इसमें मामला नहीं है। लेकिन कांग्रेस को इसमें विरोध करना था। विरोध उनको इसलिए करना था कि उनको समझ में आया कि बिना विरोध किए हमारी इंदिरा गांधी का मामला कैसे सामने आएगा। तो हम मतलब ये हर बार विरोध करके अपनी पोल पट्टी खुलवाते हैं। इस बार उन्होंने विरोध किया तो अमित शाह ने बताया कि इंदिरा गांधी ने क्या कानून बनाया था, उसने 39वें संशोधन की बात की। बताइए इस देश में एक ऐसा भी कानून का संशोधन हुआ है जिसमें प्रधानमंत्री ऐसा कानून लेके आती है कि हमारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल सकता। अरे भाई नॉर्थ कोरिया बना के रख दिया आपने इसको। तो आपको अपनी छीछा लेदर करानी होती है तो हर बार आप इस तरह का एक मुद्दा उठा लेते हैं। आप मुझे बताइए, तो एक ऐसा कानून था जिसको मैं समझता हूं कि सारे दलों को बहुमत से पारित करना चाहिए था, सबका समर्थन। जैसे शशि थरूर ने एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा मैं चाहूं भी तो मुझे इसमें विरोध करने का पॉइंट नहीं मिलता। अब लेकिन भाई विरोध का आपको इतना ज्यादा एग्रेशन आ गया कि वेणुगोपाल ने पन्ने फाड़ दिए, फिर वो फटे हुए पन्ने को अमित शाह के मुंह पे मारने चली गई महुआ मोइत्रा, उनका माइक तक पलटने की कोशिश की। अरे भाई इतना हाइपर होने की क्या जरूरत है उस कानून के ऊपर, जिसका मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये तो एक जनहित की बात है कि भाई कोई आदमी जेल चला जाए, उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से 1 महीने तक बेल ना मिले, सरकारें पंगु हो जाती हैं, और कोई बात ही नहीं है भाई। ये किसी को टारगेट कैसे किया जा सकता है। नहीं एक मिनट संजय सर, एक अमित शाह को मिनट, ये तीसरे एक रो में सवाल मैं जाना भी पड़ा। आपसे एक सवाल मैं भी आपसे कर रहा हूं। फॉर वंस आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड द इशू। क्या मामला, क्या कांग्रेस इसमें विरोध कर क्यों रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप बता सकते हैं क्या? हाँ, प्लीज। उनका मानना है कि वो तो कभी आएंगे नहीं सेंटर में पावर में, तो इसलिए ये उनके जो मुख्यमंत्री जो भी होंगे उनके विरोध में ही इसका प्रयोग होगा। नहीं तो नहीं, ये जो अगर वो एक ये कभी सत्ता डीप में आएंगे नहीं तो इनसिक्योरिटी उन्हें है डर कि किस वो बात का है? अब जिंदगी में कभी सत्ता में नहीं आने वाले, इसलिए वो कभी इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अगर उनको थोड़ा सा भी विश्वास होता कि वो इसका प्रयोग कभी कर पाएंगे तो विरोध नहीं करते। नहीं, मैं अभी भी आपकी बात नहीं समझा। अगर वो जिंदगी में सत्ता में कभी आने ही वाले नहीं है तो ये तो कानून तो सत्ताधारियों के ऊपर ही लागू होगा ना, उन्हें डर किस बात का है? जब उन्हें सत्ता में आना ही नहीं है, उनके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने ही नहीं, तो उन्हें डर किस बात का है? मुख्यमंत्री बनेंगे ना कुछ भाई, तो मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री मैंने बनेंगे। बताया, तो अभी मैंने और सुक्खू की जो बात की, रेवंत रेड्डी की बात की, सिद्धारमैया की बात की। तो मुख्यमंत्री ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो कह रहे साहब हमारे मुख्यमंत्रियों के विरोध में यूज होगा।
मतलब ये है कि वो कभी इस स्थिति में नहीं आएंगे कि दूसरे मुख्यमंत्रियों को विरोध में प्रयोग कर सके, ये उनका मानना है। पता नहीं, मुझको तो लगता है कि उनको बस लगता है हर चीज पे विरोध ही साहब मैं तो करना है साइको और कुछ एनालिसिस नहीं कर रहा करना हूँ, मैं है। और कुछ नहीं कर रहा, मैं मैं तो साइको एकदम, एनालिसिस कर रहा हूँ। जब ये लोग शुभांशु शुक्ला के ऊपर वार्ता को बाइकआउट कर सकते हैं, मुझे लगता है आज की तारीख में ये मजाक की वाली बात चलती है कि साहब अगर मोदी ये कह दे, मोदी वो कह दे, तो इन लोग उसको भी उल्टा करने लगे। मुझे लगता है कि बार प्रधानमंत्री मोदी को उसको ट्राई करना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए कि हमको दिन में जगना चाहिए, रात में सोना चाहिए, फिर देखते कांग्रेसी क्या करते हैं। मतलब विचित्र हालात बना के रख दिए। हाँ, हालात तो खैर विचित्र है ही। तो नहीं, मैं भी काफ़ी समझने की कोशिश करता रहा, फिर मैंने ध्यान लगाया। देखिए, मैंने कहा कि साहब कि हमारा जो शास्त्रोक्त विधि है, उसमें ये है कि यदि सामान्य लॉजिक से बात नहीं समझ में आए, तो फिर लॉजिक के बियॉन्ड जाना चाहिए। तो उसमें ध्यान लगाया। ध्यान लगाने के बाद मुझे पता चला कि अंदर खाने तो ये चल रहा है, केसी वेणुगोपाल मुख्यमंत्री बनेगा केरला के चुनाव के बाद, और उसको डर है कि उसके विरुद्ध कहीं इसका प्रयोग ना हो जाए। तो भाई मैंने 1-2 कांग्रेसियों से पूछा भी कि अरे भाई, तुम तो कह रहे हो 2029 में पावर में होगे, तो तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा है ये। तो कहेगा साहब ये तो ऊपर से कहने की बातें हैं, हम कहाँ पावर में आने वाले हैं अगले 25 साल। लो जी, अब क्या करें। तो मतलब केसी वेणुगोपाल का विरोध इस बात का था कि वो सोच कर बैठे हैं, पहली बात कि वो चुनाव जीतेंगे, दूसरी बात वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तीसरी बात वो करप्शन करेंगे, चौथी बात वो जेल जाएंगे, पांचवी बात उनकी जमानत नहीं होगी, और छठी बात वो जेल के अंदर से सरकार चलाएंगे केजरीवाल की तरह। इतनी लंबी सोच के बैठे। हाँ, देखिए, वाह दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अनुशासन। वाह वाह, कमाल की बात है सर। दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अनुशासन, और चौथा क्या था? एक और था इसमें। दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, पक्का इरादा, अनुशासन। ये अनुशासन। इमरजेंसी का मंत्र था। भाइयों बहनों, जो लोग इमरजेंसी में नहीं थे या जिन्होंने इमरजेंसी नहीं देखी है अपनी चेतना में, उनको बता रहा हूँ कि इमरजेंसी के ये नारे थे। नहीं, दूरदृष्टि, इमरजेंसी कड़ी जिन्होंने नहीं मेहनत। भी देखी है, जैसे मुझे इमरजेंसी की याद नहीं है, लेकिन ये नारे 80 के दशक तक हमारी दीवारों पर छपे रहे और बसों पर लिखे रहे। तो हम सब लोगों ने अपने स्कूल डेज में देखा है। मैं तो वही इमरजेंसी में देखा है। मैं तो उसमें 75 का मतलब हुआ कि हाँ, मैं 10वीं पास कर चुका था मैं। तो ये तो ये तो हुआ। आप साहब उस आंदोलन में थे कि नहीं थे, वो जेपी वाले आंदोलन में? जेपी वाले आंदोलन में कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स थे। मैं तो उस वक्त 10वीं पास किया था, 11वीं 12वीं में। लेकिन जब आपने 12वीं पास किया था तो भी इमरजेंसी लगी हुई थी, तो कुछ आपका योगदान रहा नहीं, कि नहीं इस लड़ाई में? 12वीं पास होने से पहले इमरजेंसी खत्म हो गई थी। मार्च में खत्म हो गई थी ना, इम्तिहान यानी मार्च में ही थे। इस स्वतंत्रता संग्राम में आपका योगदान नहीं रहा। नहीं रहा साहब, हमारा योगदान इतना रहा कि उस समय जब ये आपके जब चुनाव हो रहे थे, अच्छा चुनाव भी इमरजेंसी में ही हो रहे थे, यानी इमरजेंसी समाप्त नहीं हुई थी, इमरजेंसी चुनाव के बाद ही समाप्त हुई है। तो जब चुनाव हो रहे थे, तो चुनाव में हम अटल जी और इस तरह के जो लोग आते थे, उनका भाषण सुनने जाते थे। ये आप थोड़े आप खुशकिस्मत थे, 5-7 साल पहले आईएएस हो गए होते तो आप इमरजेंसी लागू कर रहे होते अपने जिले में। लोगों को नहीं, गिरफ्तार नज़ारा करके तो जेल देखा भेज रहे हो। नज़ारा तो देखा गया है। देखिए, संजय गांधी जो थे, वो उस समय पिताजी हमारे सीतापुर में पोस्टेड थे और संजय गांधी सीतापुर आए थे, और सीतापुर में इरिगेशन डिपार्टमेंट के डाक बंगले में, जो सबसे अच्छा माना जाता था वहाँ पे, उसमें उनका निवास स्थान था। पिताजी हमारे वहाँ पे उसके इंचार्ज थे, तो उनकी ड्यूटी लगी थी। तो वो लौट के आए, उन्होंने अपनी आंखों देखी बताई थी, घर आए थे उनके दौरा समाप्त होने के बाद, कि वो संजय गांधी किसी बात पे नाराज हो गए और बिना जूते पहने निकल पड़े, मैं जा रहा हूँ। और नारायण दत्त तिवारी वो उनके जूते लेके उनके पीछे पीछे भागे, और उस समय
हमारा कैमरा नहीं हुआ करता था मोबाइल वाला, मोबाइल ही नहीं था तो कैमरा क्या होता। नहीं तो आप सोचिए कितना आनंददायक दृश्य रहा होता, पता नहीं किसी ने नारायण फोटो लिया नारायण नहीं। ना- नारायण दत्त तिवारी इसको जस्टिफाई भी करते थे। नारायण दत्त तिवारी कहते थे मैं इंदिरा जी को बहन मानता हूं तो संजय मेरा भांजा है और भांजे के पैर छुए जाते हैं। नारायण दत्त तिवारी मरते दम तक इस बात का जस्टिफिकेशन भी देते रहे। तो ये राम नारायण दत्त तिवारी की तो बात ही अलग है। नारायण दत्त तिवारी और कैलाशनाथ काटजू में ज्यादा अंतर नहीं है। चलिए अब इससे आगे चलते हैं। बैक टू द फर्स्ट टॉपिक। बैक टू दी। हाँ तो मतलब आपको भी इसका उत्तर नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला, और इसके पहले ये भी नहीं मिला कि भाई वो शुभ्रांशु शुक्ला को धन्यवाद देने में क्या समस्या थी। आपने अभी बिहार की एक घटना का जिक्र किया, नीतीश कुमार के टोपी ना पहनने की, तो दूसरी घटना मैं ब्रेक कर दूं। अभी से आधे घंटे पहले तेजस्वी यादव की गाड़ी भी एक पुलिस वाले के पैर पे चढ़ गई है। बेचारे की तीन हड्डियां टूट गई हैं और उसको बहुत बुरी हालत में पटना रेफर किया गया है। परसों राहुल गांधी ने गाड़ी चढ़ा दी थी अपने सुरक्षा कर्मी पर, और अगर आपको याद हो कि वो राहुल गांधी जो इस तरह के स्क्रिप्टेड वीडियोस लगातार बनवाते रहे हैं कि किस तरह उन्होंने बेहोश आदमी की मदद की, घायल आदमी की मदद की, वो अपनी गाड़ी से नहीं उतरा बंदा। ही डिड नॉट गेट डाउन फ्रॉम हिज जीप। उनके अपना सुरक्षा कर्मी वहां उनकी गाड़ी के नीचे आ गया, उसको खींच कर निकाला गया, प्रेस फोटोग्राफर्स ने निकाला, उनके पैर की हड्डी टूट गई। राहुल गांधी अपनी गाड़ी से नहीं उतरा, उसने बल्कि नीचे से उठा के एक पानी की बोतल उस तरफ उछाल दी। आज मैं देख रहा हूँ तेजस्वी यादव तो आप समझिए कि 36 घंटे 40 घंटे के अंदर ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपनी अपनी गाड़ियों से दो सुरक्षा कर्मियों को कुचल चुके हैं बुरी तरह। ये वोट अधिकार यात्रा चल रही है कि बिहार कुचलो यात्रा? साहब ये जो पुलिस वाले हैं ये क्यों आ जाते हैं सामने गाड़ी के? ये तो मुझे षड्यंत्र लग रहा है। हाँ सही बात है। हमारे राजकुमारों को लांछित करने का षड्यंत्र है ये। इसीलिए राजकुमार गाड़ी से उतरते नहीं ऐसे षड्यंत्रकारियों के लिए। हाँ देखिए राजकुमार समझदार है, और बीच में यात्रा छोड़ के और फिर इधर चले जाते हैं। 2 दिन यात्रा रुक गई, छोटी सी तो लेकिन यात्रा है 16 दिन की, और उसमें से 2 दिन तो इधर निकल गए। लेकिन कर संजय क्यों रहे सर हैं ये यात्रा? वास्तव में बड़ा इनह्यूमन था। मैं देख रहा था राहुल गांधी की गाड़ी के नीचे आदमी आया, गाड़ी को बैक कराया जा रहा है, उसको खींच के निकाला जा रहा है, और राहुल गांधी ने एक पानी की बोतल उधर उछाल दी छोटी सी और आगे बढ़ गए। ही डिड नॉट इवन गेट डाउन फ्रॉम हिज जीप। ये इतना ज्यादा इनह्यूमन है। मतलब सारी राजनीति एक तरफ, मैं यकीन नहीं कर सकता ये कोई आदमी ऐसे भी पेश आ सकता है। इसी के विपरीत आप नरेंद्र मोदी का कंडक्ट ऐसी सिचुएशंस में याद कर लीजिए। ये व्यक्ति जो है ना, इसको आप देखें, ये वो पूरी तरह से फ्यूडल मेंटालिटी वाला है। ये राजा भी 2 तरह के होते थे। राजा का, यदि आप चाणक्य नीति में राजा का वर्णन सुनेंगे तो राजा के इतने दायित्व थे, इतने कर्तव्य थे कि उसको प्रजावत्सल होना तो अत्यंत आवश्यकता। यदि प्रजावत्सल नहीं हो तो जनता के पास ये अधिकार था कि राजा को हटा दे। यहाँ तो वो पूरा आपका रियासती माहौल है साहब, मुगलों वाला माहौल है ये। जैसे माँ बदौलत जिले इलाही, वो वाला हाल है इनका पूरा। पूरे जो है ना वो जो ऐसे जो स्टाइल से जो घूमते हैं, वो पूरा एंग्री यंग मैन लगा के, और पूरी स्टाइल ही वही है कि मेरे सामने जो आया उसको कुचल दूंगा, कुचल दिया। और एक हाथ जेब से निकलता नहीं। और कमाल के आदमी भाई कम, मतलब मैं आपको ईमानदारी से देखिए, आपने कहा नरेंद्र मोदी से मैं इसलिए नहीं कंपेयर करना चाहता ना। द मोमेंट यू कंपेयर इट टू मोदी तो आपको लगेगा कि आप कहीं पक्षपात कर रहे हैं। राहुल गांधी के केस को आइसोलेशन में देखा जाए, हमसे आपसे मिला के देखा जाए, मैंने वो मामला नहीं देखा जहां पे आपकी गाड़ी के नीचे आप ही का सुरक्षा कर्मी आ गया, उसके पैर की हड्डी टूट गई हो और आप गाड़ी से उतर तक के नहीं है। और उसके बाद आपके बारे में इस तरह स्क्रिप्टेड वीडियोस बनाए जाते हैं कि आप रास्ते में जा रहे थे, कोई घायल नजर आया तो आपने उसको उठा लिया वगैरह वगैरह। क्या ड्रामा बना रखा है आप? तो असलियत सामने आई जाती है ना, उसे बचता थोड़ी है कि सारा का जितना सारा राहुल गांधी के बारे में जितना भी नैरेटिव बनाया जा रहा है सारा फेक है, वो तो दिख रहा है सामने। तो आइए अब जरा थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर लें, समय
प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे वहाँ पे हियरिंग चल रही है और बड़े इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट हो रहे हैं। आपका क्या विचार है, किधर जाता दिख रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं उसमें मुझे कुछ मतलब अगर मैं अपनी बात कहूं तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बात कही। पहली बात तो हमारे सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि साहब, गवर्नर साहब हमारे पोस्ट ऑफिस नहीं कि इधर की चिट्ठी उधर, उधर की चिट्ठी इधर करे। उनके अपने भी कुछ अधिकार हैं और वो किसी बिल को रोक कर रख सकते हैं या मना कर सकते हैं। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और खास तौर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब ने कहा कि आपको नहीं लगता है कि आप गवर्नर को कुछ ज्यादा ताकत दे रहे हैं एक चुनी हुई सरकार के बनिस्बत? तो हमारे ये सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील ने भी पॉइंट आउट किया और मेरा भी कहना है कि गवर्नर ऊपर से नहीं टपका होता है, गवर्नर भी एक चुनी हुई सरकार द्वारा बैठाया गया होता है। तो इनडायरेक्टली ही सही, वो भी मतलब बाकायदा पब्लिक विल को रिप्रेजेंट करता है, लोगों की विल को गवर्नर भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उसको वहां पे एक चुनी हुई सरकार ने ही बैठाया है। और अगर आप कह दें कि गवर्नर चूंकि डायरेक्टली चुनकर नहीं आया है, इसलिए उसकी मर्जी पर एक स्टेट गवर्नमेंट नहीं हो सकती, तो माय लॉर्ड जुडिशरी की मर्जी पे तो सारी गवर्नमेंट्स हैं, वो भी चुन के नहीं आए। ब्यूरोक्रेसी के जो लोग हैं वो भी साहब चुन के तो नहीं आते, वो भी एक सेट ऑफ रूल्स के तहत आते हैं, जो कि सेट ऑफ रूल्स के तहत उनको अपॉइंट होता है। इसी तरह राज्यसभा के लोग भी चुन के नहीं आते हैं, पर वो कानून बनाते हैं। तो मुझे ये बात थोड़ा सा इस लॉजिक में कम दम नजर आया। बाकी आप बताएं सर। मैं एक बात और मुझे बड़ी अजीब लगी, वो ये कही कि साहब की interpretation cannot be frozen in time. Interpretation cannot be frozen in time, laws cannot be frozen in time is fine. लेकिन वो जो फ्रीज है उसको हटाने की शक्ति एक बिना चुने हुए सिस्टम को कैसे दी जा सकती है? एक तरफ तो आप कह रहे हो कि चुनी हुई सरकार के ऊपर गवर्नर नहीं बैठ सकता, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि साहब इट इज नॉट फ्रोजन इन टाइम एंड इंटरप्रिटेशंस कैन चेंज एंड वी विल डू द इंटरप्रिटेशन। मैंने अभी यही तो कहा, मैंने कहा भाई जुडिशरी की मर्जी पे सारी गवर्नमेंट्स है, नंबर एक। दूसरी बात, इंटरप्रिटेशन कैन नॉट बी फ्रोजन इन टाइम एंड इट कैन बी चेंज तो बाद में आता है, इनिशियल इंटरप्रिटेशन ही जुडिशरी द्वारा किया जाता है भाई। और दूसरी बात, अगर कोई इंटरप्रिटेशन में चेंज होगा तो इंटरप्रिटेशन में चेंज का काम पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट विल चेंज द इंटरप्रिटेशन, वो लाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसेस है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो आर्टिकल 368 है वो इसीलिए तो दिया गया है कि साहब के थिंग्स कैन नॉट रिमेन फ्रोजन इन टाइम। वो ये इसलिए थोड़ी दिया गया है कि साहब कि आप 142 के मार्फत सारी चीजें बदल लेंगे। नहीं How is that possible? नहीं, यही बात तो 14 सवालों में है कि 142 कहां तक जाएगा, यही तो उन 14 सवालों में है कि भाई इसकी कोई सीमा है कि स्काई इज द लिमिट। भाई अब जुडिशरी का ये जो आर्गुमेंट है ना, ये जुडिशरी की तरफ से ये जो ऑब्जर्वेशन है, तो सेल्फ सर्विंग ऑब्जर्वेशन है कि भाई चूंकि हमारे पास ये पावर है इंटरप्रिटेशन की, इसलिए हम अपनी पावर बढ़ाते जाएंगे। तो फिर इसका एंड क्या होगा? इसका एंड तो फिर एनर्की है, फिर तो स्थिति उस तरह की होगी जैसे आपने देखा बांग्लादेश में हुआ, और उनकी सरकार भी बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बदल गई और सारे के सारे जजेस को रिजाइन करवा दिया उन्होंने। सर आई बेग टू डिसएग्री, मुझे नहीं लगता इसका एंड एनार्की है। अगर मनमोहन सिंह, जिनको हम मौन मोहन सिंह कहते थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को 2 अलग अलग मौकों पे कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी अथॉरिटी एक्सीड नहीं करनी चाहिए, सरकार के काम में दखल नहीं देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को अपनी जगह मालूम होनी चाहिए, और दोनों बार सुप्रीम कोर्ट बैकआउट किया, दोनों बार सुप्रीम कोर्ट बैकआउट किया, वो भी एक ऐसे प्रधानमंत्री के कहने पे जो आज तक एक विधायकी का चुनाव नहीं जीत पाया। तो अगर नरेंद्र मोदी इतना बड़ा बहुमत लेके आए, इट इज टाइम वो भी अपनी बात असर्ट करें, वो कहें सुप्रीम कोर्ट से कि साहब हम चुन कर आए हैं, हम जनता की विशेष को हम रिप्रेजेंट करते हैं। वो इस बात को कब कहेंगे? इंदिरा ने कहा, नेहरू ने कहा, राजीव ने भी कहा, मनमोहन सिंह ने कहा, मोदी कब कहेंगे? अब ये तो बात है, और ऊपर से मैसेज ये गया है कि जिसने जिसने कहा उसको हटा दिया गया। जैसे किरेन रिजिजू, कारण भले कोई और रहे हो, लेकिन ये संयोग भी हो सकता है, प्रयोग भी हो सकता है। किरेन रिजिजू, और अब देखे जगदीप धनखड़ भी। जगदीप धनखड़। तो ये
ये स्थिति जो है ये थोड़ी सी आज एसजी कह रहे हैं कि भाई 4 ऑप्शंस हैं और चारों ऑप्शंस इंडिपेंडेंट हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये आज का स्टेटमेंट है उनका। तो बहस चल रही है, 29 तक एडजर्न हो गई है आज के बाद। अब ये एक बहुत पुराना एक जजमेंट है हाउस ऑफ लॉर्ड्स का, क्या नाम है उसका, याद आ जाएगा अभी मुझको। वो साफ कहता है कि भाई डिस्क्रिशन इज नॉट प्राइवेट ओपिनियन। अब ये बाकी जगहों पे तो लागू हो जाता है, लेकिन जुडिशियल डिस्क्रिशन की बात के संदर्भ में ये कहा गया। अब डिस्क्रिशन इज नॉट प्राइवेट ओपिनियन, जुडिशरी के यहाँ तो कभी लागू ही नहीं होता, जो मर्जी होती है, कुछ भी कह देते। भाई ये जो आप हाउस ऑफ लॉर्ड्स का आप जो जजमेंट बता रहे हैं, आप सोच के देखें, डिस्क्रिशन इज नॉट प्राइवेट ओपिनियन। हकीकत तो यहाँ क्या, डिस्क्रिशन इज ओनली प्राइवेट ओपिनियन, देयर इज नथिंग एल्स बट अ प्राइवेट ओपिनियन। आप सोच कर देखें इसको कि इट इज नथिंग एक्सेप्ट द प्राइवेट ओपिनियन ऑफ द जज कंसर्न एंड द बेंच कंसर्न। आप देखें कि हमेशा कहता हूं कि जुडिशरी कोई एक मोनोलिथिक बॉडी नहीं है। एक बेंच कहती है कि तीसरा सीजरवाल को पकड़ लो, और दूसरी बेंच उसको रात को 10 बजे बैठ के उसको जमानत दे देती है, और उसी कोर्ट की, उसी अदालत की। तो जब जैसे जस्टिस संजीव खन्ना साहब ने कहा था कि जिस समय हम उस कुर्सी पे बैठते हैं, ना हमारा धर्म बढ़ता है, ना जाति बचती, ना विचारधारा बचती। मैं नहीं मानता कि दुनिया में भी ऐसी कोई कुर्सी बनी है जिसपे बैठते ही आदमी एकदम रोबोट हो जाए। उसमें तो क्या किया जा सकता नहीं, यही किया जा सकता है जो मैं बता रहा हूं कि जिस व्यक्ति को 140 करोड़ लोगों ने चुन के भेजा है, इट इज टाइम फॉर हिम टू स्पीक अप। उससे क्या होगा अगर बोलेंगे भी तो? ये बोलेंगे After तो all, आपने देखा, जो सॉलिसिटर जनरल बोल रहे हैं वो तो यही बोल रहे हैं, जो सरकार की तरफ से तो बोल रहे हैं। ना एक तो मैं देखिए, ये मैं चूंकि एक इस पूरे सिस्टम का हिस्सा रहा हूं, मैंने देखा है कि कितना बड़ा वकील क्यों ना हो, एक लिमिट के आगे जुडिशियल लाइन क्रॉस नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है कि अभी मेरे मुवक्किल ये हैं, पर मुझे प्रैक्टिस यहीं पे करनी, इन्हीं जजेस के सामने करनी है। तो आपको अपना स्टैंड खुद लेना पड़ेगा। मनमोहन सिंह ने किसी सॉलिसिटर जनरल और किसी अटॉर्नी जनरल के जरिए अपना स्टैंड नहीं लिया था। ही गेव दिस स्टेटमेंट इन अ पब्लिक फ्रॉम अ पब्लिक प्लेटफॉर्म कि जुडिशरी शुड नो इट्स लिमिट्स। ये हमारा काम है, हमारे काम में दखल ना दे, और सुप्रीम कोर्ट बैकआउट करी। और मुझे अभी तक याद है मामला क्या था, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का लाखों टन अनाज सड़ रहा था। पहले की सरकारों का एक नियम होता था, एक तरीका होता था कांग्रेस सरकार का, कि फूड कॉर्पोरेशन में वो पहले अनाज को सड़ाते थे, फिर वो शराब के व्यापारियों को सस्ते दाम में बेच देते थे। तो वो अनाज सड़ रहा था। अब देखिए, इधर कोई अनाज नहीं सड़ा, पिछले 10 साल से कोई अनाज नहीं सड़ा। रोज खबर आती थी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में इतने लाख टन अनाज सड़ गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये भैया इतना अनाज सड़ रहा है, इसको गरीबों में बांट दीजिए। तो इसमें मनमोहन सिंह ने कहा पहली बात तो हमारे पास ऐसा कोई ढांचा नहीं है, ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिसके जरिए गरीबों में अनाज बांटा सके। अब मतलब देखिए, नरेंद्र मोदी 80 करोड़ लोग को धुआंधार अनाज बांट रहे हैं, और उनका हमारे पास कोई ढांचा नहीं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये सरकार चलाने का काम सरकार को छोड़ दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को अपनी जगह मालूम होनी चाहिए, हमको सरकार कैसे चलानी है ना बताएं। और सुप्रीम कोर्ट बैकआउट कर गई, और 2 बार ऐसा हुआ। आप कहते हैं कि मतलब नरेंद्र मोदी जी को कुछ इस तरह का कहना चाहिए जिससे कि नहीं, मैं ये नहीं कहता। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि हमने वोट नरेंद्र मोदी को दिया है, जस्टिस गवाई को नहीं दिया। नहीं, ये बात तो आपकी दुरुस्त है, लेकिन वो तो आदर करते हैं ना जुडिशरी का। नहीं, वो तो ऑनर तो ममता दीदी का भी करते हैं, जिनकी सरकार बहुत पहले डिसमिस हो जानी चाहिए। तो भाई वो तो तमाम लोकतांत्रिक चीजों को बहुत एक्सट्रीम में जाके ऑनर करते हैं। माय पॉइंट इज कि भाई आपको जुडिशरी को ये तो कहना पड़ेगा ना कि माय लॉर्ड, सरकार चलाने का काम हम पे छोड़ा जाए। जुडिशरी हर चीज में दखल नहीं दे सकती ना। वैसे भी देखें, आप देखें कि आपका काम, जुडिशरी का काम ये देखना है। जजमेंट का टाइटल है शार्प वर्सेस वेकफील्ड, 1886 हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अब बताइए, 150 साल पहले कह गए 150 साल पहले माय लॉर्ड कह गए हैं कि डिस्क्रिशन इज नॉट अ प्राइवेट ओपिनियन।
और अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई उसमें वैसे भी आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो लॉ ऑफ प्रेसिडेंट है स्टेयर डिसीजंस में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के और जितने भी ब्रिटिश कॉमन लॉ के जजमेंट है वो प्रेसिडेंट्स हैं, प्लस सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्पेसिफिक अपने जजमेंट्स में अप्रूव किया है, माना है। लेकिन जब मौका आता है तो कहते हैं नहीं, हमारा डिस्क्रिप्शन है। Judicial discretion can be arbitrary. Administrative discretion cannot be arbitrary. That is the logic. अच्छा, मजेदार बात ये देखिए कि ये वहां पे कह रहे हैं, ये बात वहां कही जा रही है संजय सर जहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है। वो जिसको वो अपने हिसाब से जो चाहे कर सकते हैं अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, वहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है। यहाँ तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, दुनिया का सबसे लंबा चौड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, दुनिया में सबसे ज्यादा संशोधित कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ डिस्क्रिप्शन कहाँ है? अब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं कि साहब ये जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है, रिट ज्यूरिसडिक्शन पूरा का पूरा जो प्रिस्क्राइब्ड है वो रिट को डिफाइन नहीं किया हुआ है, लिखा जरूर हुआ है भाई। और रिट्स जो है वो मैंडेमस, सर्शरी और प्रोहिबिशन, आपके क्या बोलते हैं, सर्टियोरारी, हाँ सर्शरी और हैबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, ये 5 तरह की रिट होती हैं। लेकिन क्या है उनका स्कोप, ये डिफाइंड ही नहीं है। अब इसका जो लॉ हुआ करता था पहले, वो वेंसबरी प्रिंसिपल बोलते थे उसको। वेंसबरी प्रिंसिपल का मतलब होता था कि भाई यू हैव टू लुक ओनली एट द प्रोसेस, नॉट एट द मेरिट। आजकल तो रिट में मेरिट के अलावा कुछ एग्जाम ही नहीं होता। तो और नहीं, एक चीज और देखें, दी पूरी की पूरी जितनी ये हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी है, ये पूरी की पूरी इंटरिम ऑर्डर से चल रही है, स्टे ऑर्डर से चल रही है। और क्योंकि इंटरिम ऑर्डर्स में इतना ज्यादा डिस्क्रिशन होता है, क्योंकि जब आप फाइनल जजमेंट देते हैं तो आपका डिस्क्रिशन बहुत नहीं रह जाता। और मैं हाई कोर्ट में देखता हूँ, हाई कोर्ट में लोग आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ आए तो भैया उनको मानी स्टे मिल गया, एक बार उनको स्टे मिल गया, अब वो चाहते हैं कि केस दोबारा लिस्ट ही ना हो। दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट में किसी को परवाह नहीं है कि वो केस दोबारा लिस्टिंग कराए, जजेस को भी कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी स्टे देना या स्टे मना करना ज्यादा आसान पड़ता है, बजाय इसके कि बैठ के वो एक लंबा चौड़ा जजमेंट लिखाएं। तो कुल मिला के इंटरिम ऑर्डर कोर्ट हो जाती है। इंटरिम ऑर्डर एक बार हो गया वो सालों साल चलता रहता है। और आप देख लीजिए कि मतलब ये पूरे डिस्क्रिशनरी ऑर्डर से जुडिशरी चल रही है। यस, चलिए अब एक और विषय पर चलते हैं सब। ये जो वोट चोरी वाला जो नैरेटिव है, इसका क्या हुआ? अब बचा कि गया संजय कुमार के बाद? देखें, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि मैंने 18,000 एफिडेविट दिए। उस ट्वीट को 16 लाख लोगों ने देखा। हाँ। कलेक्टरों ने ट्वीट किया कि आपने एफिडेविट नहीं, ईमेल किया था, चिट्ठी लिखी थी, और उसका जवाब तत्काल उसका निस्तारण भी कर दिया गया था। उन कलेक्टरों के ट्वीट को किसी को 1200 लोगों ने देखा, किसी को 1600 लोगों ने देखा। तो नैरेटिव तो ऐसे बनता है। मतलब कहते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते, तो मैं कहता हूं झूठ के पांव नहीं होते, तो झूठ उड़ता है। इट फ्लाइज। वो ज्यादा लंबा सफर तय कर लेता है। और आप दूसरी तरफ अपना सही बात कहते रहिए। कितने लोगों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी? कितने अभी आप जिस बिहार के गांव में जाके राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कह रहे हैं वोट चोरी हो गया, उस बिहार के लोगों को संजय कुमार और CSDS का नाम भी नहीं सुना होगा, नाम भी नहीं सुना होगा। तो इसका क्या किया जाए? देखिए, ये जितने आपने एटम बम निकाले वो सब के सब मतलब आप ही के ऊपर फट गए। जितने लोगों को आपने उस दिन बंगलोर में दिखाया, वो एक आदमी ने बाद में आके गवाही की हमसे झूठ बुलवाया गया, हमारा मामला फर्जी था,
बिहार के जितने लोगों को लेके आए उनको भी देखे, भी कल भी देखे 2 लोग सामने आए कि फर्जी वाली बात है। जितने लोगों को आपने कहा वोटर नहीं है वो लोग टीवी पे आके कह रहे हैं वोटर हैं। आपका एक एक मामला गलत निकला। और तो और जिस बंगलौर में खड़े होकर आपने आरोप लगाए उसी बंगलौर में खड़े होकर आपकी सरकार के मंत्री ने आपको ट्रैश कर दिया, जिसको आपने बर्खास्त कर दिया। तो आप इसे सोचे ना कि राहुल गांधी का नैरेटिव चलेंगे, लेकिन अभी पिछले 10-11 साल में इस देश की जनता में इतना ज्यादा एक पोलराइजेशन हो गया है कि राहुल गांधी कितनी भी बेवकूफी की बात करें, तमाम लोग ये जानते हुए कि राहुल गांधी गलत कह रहे हैं उसको मानने को तैयार है, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम राहुल गांधी की, यार उनका समर्थन राहुल गांधी को नहीं, उनका विरोध मोदी से है, उनका विरोध भाजपा से, उनका विरोध संघ से, उनका विरोध हिंदुओं से, उनका विरोध हिंदुस्तान से, उनका विरोध इस देश से। तो उनको राहुल गांधी की बात अपील करती रहती है। फिर एक सेक्टर ऐसा भी है जो कि जिसको मोदी की बात पूरी की पूरी अपील करती है। लेकिन एक जो एक बहस वाला सेक्टर है, जो हम आप बैठ के बहस कर रहे हैं, आप मुझे बताएं ना कि राहुल गांधी का लगाया एक भी आरोप अगर सही, जैसे एक बार डोवाल ने कहा था कि भाई वो पाकिस्तान कुछ भी आरोप लगाए या कोई भी दावा करे, हमको एक चटका हुआ शीशा दिखा दो हम मान लेंगे। तो इसी तरह राहुल गांधी कितने भी आरोप लगा रहे हैं, जितने लोगों का नाम लिए सब के सब फर्जी गए। अब बात सिर्फ इतनी आती है कि जैसे उस दिन मैं आनंद रंगनाथन को सुन रहा था, वो ठीक कह रहे थे कि साहब मुख्य चुनाव आयुक्त का इम्पीचमेंट होना चाहिए, उन पर महाभियोग चलना चाहिए। इसलिए चलना चाहिए कि वो 100 करोड़ लोगों का चुनाव करा रहे हैं और उसके बाद वो राहुल गांधी को बरी कर दे रहे हैं। अरे भाई, उनको किसी भी हालत में राहुल गांधी को घसीट के अदालत ले जाना चाहिए, उनको राहुल गांधी में मुकदमा चला जाए चुनाव आयोग को। इनफ इज इनफ इज इनफ। आज ऐसा समाचार तो छपा है कि साहब की जितने भी इस तरह के झूठे स्टेटमेंट हैं उनके खिलाफ ये लाया गया। आफ्टर ऑल इंसाइटमेंट का मामला बनता है साहब। मुझे लगता है कि जो बेकार के ये सजा जो है वो 3 साल की सजा है, उसमें कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है। और मुझे लगता है कि जितने ये जो अभी कल बिल लेके आए हैं अमित शाह, अरे छोड़िए इन सब बिलों को, आपको तो बिल ये लेके आना चाहिए कि जब सरकार की किसी भी संवैधानिक संस्था पे किसी तरह का आरोप लगाया जाए तो इट शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन जो आरोप लगा रहा है वो साबित करे उसको, और या साबित करे या फिर जेल जाए। ये क्या तरीका है भाई? आपने किसी संवैधानिक संस्था को छोड़ा ही नहीं, आपने सुप्रीम कोर्ट को नहीं छोड़ा, आपने इलेक्शन कमीशन को नहीं छोड़ा, आपने सीएजी को नहीं छोड़ा, आपने ईडी को नहीं छोड़ा, आपने सीबीआई को नहीं छोड़ा, आपने गवर्नर को नहीं छोड़ा। आप एक ऐसा विपक्ष है जो लाइन से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ महाभियोग ले आए, उसके बाद आप मतलब वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ ले आए, उसके बाद आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ महाभियोग ले आए। क्या तमाशा बना के रखा है साहब? तो ये तो अत्याचार हो जाएगा ना थोड़ा सा राहुल गांधी। नहीं, 2 कानून बनने बहुत जरूरी है। एक तो ये जो मैं बता रहा हूं और दूसरा ये कि भाई आपका जो कोड ऑफ कंडक्ट विद इन द पार्लियामेंट है, इस पे भी कुछ होना चाहिए। हम पार्लियामेंट देखते हैं कि सर्कस देखने नहीं गए हैं कि कौन किस तरह उछल के दिखाता है, कौन किस तरह कलाबाजी खाता है। तमाशा बना कर रख दिया संसद का भी। पूरा मॉनसून सत्र आपका एकदम बह के रह गया, आज खत्म हो गया, फिनिश। ठीक है सर, एक मिनट, सरकार को तो बढ़िया है, सरकार तो अपने बिल पास करती है, अपने रास्ते चलती है, लेकिन एक आम नागरिक के रूप में पास कर रहा है बिल्कुल। हाँ, एक आम नागरिक के रूप में मैं क्या बात हो रही है, क्या डिस्कशन हो रहे हैं, क्या उनके मुद्दे उठाए जा रहे हैं, प्रश्नकाल में क्या हो रहा है, शून्यकाल में क्या हो रहा है, जीरो। भाई हम देखना चाहते हैं कि सरकार ने जो बिल पास कराया, हम उस पर बहस सुनना चाहते हैं, हम उसके प्रोज एंड कॉन समझना चाहते हैं। और ये किसका काम है? ये काम है विपक्ष का। विपक्ष वहां जाके सिर्फ भांगड़ा करने लगता है, और कमाल का काम है भाई। अरे भाई आप कुछ इनके कोड ऑफ कंडक्ट का भी कुछ होना चाहिए साहब, कुछ तो होना चाहिए। जब चाहे बिल में चले गए, जब चाहे बिल फाड़ के फेंक दिया, जब चाहे कागज के गोले, जब चाहे नारेबाजी। भाई नारेबाजी करने की जगह संसद नहीं है। ऑटोमेटिक सस्पेंशन होना चाहिए जी, एनीबॉडी कमिंग टू द वेल। ये कई बार ये रेजोल्यूशन लिया जा चुका है, लेकिन एनफोर्स नहीं करते इसको, अदरवाइज इसमें क्या दिक्कत है कि एनीबॉडी हु जंप्स इनटू द वेल वो विल बी ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। कल अमित शाह को तीसरी लाइन में जाके खड़ा होना पड़ा। वो जो देख रहे हैं ना, ही इज स्टैंडिंग इन द थर्ड रो, फर्स्ट रो में नहीं है वो। एक काम इन्होंने नई पार्लियामेंट में एक अच्छा किया कि नई पार्लियामेंट में वेल को और गहरा कर दिया है, तो वो जो है वो माइक तक अब नहीं पहुंच पाते।
और वेल को दूसरी बात, वेल को वेल बना कैमरा जो दिया। है, कैमरा भी उनको पकड़ नहीं पाता है। कैमरा अगर स्पीकर के ऊपर केंद्रित है तो वो कैमरे की लाइन के नीचे रह जाते हैं ये सारे के सारे। तो इसको लेके भी आपत्ति हुई थी कि साहब ये जानबूझ के किया गया है। वही मैं कह रहा हूँ कि साइकोलॉजी वही है। हम तो कभी आएंगे नहीं, हम तो कभी आने वाले हैं नहीं। अच्छा, मान लीजिए अटल जी जैसे जो है वो थोड़े से सज्जन व्यक्ति है तो उनसे गलती भी हो जाती थी, गलतफहमी भी हो जाती थी, वो थोड़ा इजी भी ले लेते थे। ये दोनों तो इजी लेने वाले हैं नहीं, वो तो कोई भी इतना सा भी नहीं छोड़ते स्कोप। तो यही मान के बैठे हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है। जी देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ ये तो सरकार के भले में जाता है कि कोई बिल डिस्कस ही ना हो, ऐसे ही पास हो जाए। लेकिन एक आम नागरिक इस बिल्स का इन बिल्स पे चर्चा चाहता है, इनको सुनना चाहता है, इनको समझना चाहता है। और मुझे कभी कभी लगता है कि राहुल गांधी की हरकत, राहुल गांधी की राजनीति, राहुल गांधी की राजनीति का तरीका संसद के अंदर और संसद के बाहर, ये किसी तरह से हमारे लोकतंत्र को इररिपेरेबल डैमेज कर रहा है सर। टप्पू और पप्पू में काफी समानता है। नहीं, अब ये पप्पू पप्पू कहने वाली बात जाने दें, उनमें अंदर कोई पप्पू और बबलू वाली बात नहीं है। वो बहुत ज्यादा डैमेज कर रहे हैं उनको हंसी में लेने के वो आदमी नहीं है। नहीं, मैं तो ये कह रहा बहुत हूँ सीरियसली डैमेज कर रहे हैं वो। टप्पू और पप्पू, टप्पू इज ट्रम्प। मैं अच्छा वो टप्पू, ओके, टप्पू किसी और को भी कहा जाता है, चलिए ठीक है, ओके। तो टप्पू और पप्पू में बड़ी समानताएं हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। तो चलिए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, अनुपम जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।